Subscribe my channel RG Novel Story, like, share and comment. च 1 जिद्दी प्रलय सिंह राणा चिल अंचिलीज बा। तकरीबन 27-28 साल के दो लड़के बार काउंटर पर बैठे थे और पिछले 1 घंटे से ड्रिंक किए जा रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा नशे में थे। एक लड़का कुशल अपनी चेयर से उठते हुए बोला, चल आजा यार घर चलें, हमारी बीवियां हमारा इंतजार कर रही होगी। दूसरा लड़का मानव हंसा और बोला, तू जा घर, मुझे तो यहीं पर अपनी रात रंगीन करनी है। कुशल तुरंत बोला, यार कैसी बात कर रहा है, सृष्टि तेरी बीवी है, कितना प्यार करती है वो तुझे। मानव व्यंग्य से हंसा और बोला, प्यार माय फुट, तुझे तो पता है ना मुझे हर वक्त किस चीज़ की तलब लगी रहती है। एंड सॉरी टू से, सृष्टि में वो रस नहीं है जो यहाँ मंडराने वाली तितलियों में है। कुशल उसे समझाते हुए बोला, यार ऐसे मत बोल, बीवी है वो तेरी। मानव अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए बोला, वो मेरी बीवी है ना, उसे मैं देख लूँगा, तू जा अपनी वाली के पास, मुझे फ़िलहाल बीवी नहीं बाहर वाली चाहिए। और इधर उधर खड़ी लड़कियों को बड़ी बारीकी से चेकआउट करने लगता है। तभी एक लड़की वहां पर आए और मानव का हाथ अपने बम पर रखकर बोली, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पूरी रात तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। मानव अपने हाथ को उसके बम से कमर तक सहलाते हुए मदहोश आवाज में बोला, यही तो चाहिए इस भंवरे को, मैं तो कब से जन्नत के इंतजार में हूँ, चलो ले चलो मुझे जन्नत में। ये बोलते हुए उसने खुद को पूरी तरह से उस लड़की के ऊपर ही झुका दिया, तो वो लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बार में ही बने हुए कमरों की तरफ ले गई। उन दोनों को जाते देख कुशल ने हताश होकर अपना सिर नामे हिलाया। दरवाजे पर आते ही उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, पहले पैसे निकालो, जन्नत के दर्शन पैसे मिलने के बाद करवाऊंगी। मानव ने तुरंत अपने वॉलेट में से 2000 निकालकर उस लड़की के हाथ पर रखे और फिर वो लड़की मुस्कुराती हुई मानव को बेड पर लेकर आए और उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर झुककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मानव ने भी उसे तुरंत बेड पर धक्का दिया और उस पर हावी होकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो लड़की गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मानव अपना हाथ उस लड़की की कमर पर लेकर गया और उसके जिस्म से उसके कपड़ों को अलग करने लगा। वो लड़की सेडिक्टिव स्माइल के साथ बोली, लगता है बहुत गर्मी भरी हुई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बीवी तुम्हें ठंडा नहीं करती क्या। मानव उसके सीने पर चूमते हुए बोला, अगर वो मुझे ठंडा करती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, आज ऐसी जन्नत की सैर करवाना कि मेरे होश उड़ जाए। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। अब वो दोनों बेलिबास उस बेड पर एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे। कभी वो लड़की मानव के कंधों को चूमती तो कभी उसके सीने को। मानव भी उसके होठों पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होकर किस कर रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की गहरी गहरी आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी और उस लड़की के हाथ मानव की पीठ पर चल रहे थे जो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी थी, जिसमें से एक लड़की काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। वो बार बार अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें 8 बजने वाले थे। तभी उसके साथ खड़ी लड़की रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, यार सृष्टि तू इतना परेशान क्यों हो रही है, बोल देना ना कि ऑफिस में थोड़ा काम था इसीलिए थोड़ा लेट हो गई, तेरी सास तुझे खा नहीं जाएगी। रागिनी की बात सुनकर उस लड़की सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुराए और वापस अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी। तभी एक लग्जरियस कार उन दोनों के सामने आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। उसे वहां पर देखकर वो दोनों लड़कियां हैरान रह गई। वो शख्स कोई और नहीं उनका बॉस अमय राणा था। अमय सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात हमें पार्टी पर जाना है, तो तुम ऑफिस से अपने घर के लिए कैसे निकल गई। सृष्टि हड़बड़ा कर बोली, लेकिन सर मैंने आपसे कहा था। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय बिल्कुल उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना सृष्टि, तुम जानती हो ये पार्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसमें मेरी पर्सनल असिस्टेंट का मेरे साथ जाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचना है, मेरे साथ चलो। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, सॉरी सर लेकिन मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। अमय अब थोड़े गुस्से से बोला, अगर तुम्हारा घर जाना इतना ही ज़रूरी है तो सॉरी सृष्टि लेकिन कल से फिर तुम घर पर ही रहना। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। अमय उसे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था और ऐसा तो सृष्टि बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी। वो हल्का सा अपना सिर झुकाकर बोली, ठीक है सर, मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। रागिनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, सर क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में। अमय तुरंत बोला, पार्टी में सिर्फ मेरी पर्सनल असिस्टेंट जाएगी, इसके अलावा ऑफिस के एरे गहरे एम्प्लॉय को मैं अपने साथ कहीं पर भी नहीं लेकर जाता। रागिनी ने अपना चेहरा झुका लिया। अमय ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया।
उसे गाड़ी में बिठाने के बाद वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। कुछ देर बाद अमय की गाड़ी एक डिजाइनर हाउस के बाहर रुकी तो सृष्टि हैरानी से अमय की तरफ देखने लगी। अमय बिना एक्सप्रेशंस के बोला, सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे इन लो स्टैंडर्ड कपड़ों में तो तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं लेकर जा सकता ना, इसलिए पहले तुम अपने कपड़े चेंज करोगी। अब जल्दी से गाड़ी से बाहर आओ। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला। कुछ देर बाद उस डिजाइनर हाउस में अमय ने एक रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस सृष्टि को निकाल कर दी और उसे देखते हुए थोड़े सर्द लहजे में बोला, प्लीज़ और ज़्यादा लेट मत करना। पहले ही कपड़े सेलेक्ट करने में तुमने 1 घंटा लगा दिया लेकिन कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और अब मैं तुम्हें ये ड्रेस सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। जल्दी से इसे पहनकर बाहर आओ। सृष्टि उस ड्रेस की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये ड्रेस बहुत छोटी है सर, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अमय गुस्से से बोला, तुम क्या पार्टी थीम से अलग कपड़े पहनोगी? चुपचाप इसे पहनो और जल्दी से बाहर आओ। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए वहां से चला गया। सृष्टि ने उस ड्रेस की तरफ देखा। अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में उसे क्या क्या करना पड़ रहा था, पर वो किसी भी कीमत पर इस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, वरना उसके घर वाले उसका बहुत बुरा हाल करते। कुछ देर बाद सृष्टि वो ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो एक बैकलेस ड्रेस थी और सृष्टि के घुटनों से काफ़ी ऊपर थी, तो उसमें सृष्टि की बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही थी। अमय ने जैसे ही उसे उस ड्रेस में देखा, उसके चेहरे पर लस्ट भरे एक्सप्रेशंस आ गए। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया और बोला, आज रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे चंगुल से कैसे निकलती हो। मन ही मन ये बात बोलकर अमय सृष्टि के पास आया और उसके कंधों पर वो हल्की सी स्ट्रिप को थोड़ा सा उसके कंधे से गिराकर बोला, अब तुम बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड की लग रही हो, अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ पकड़ा। सृष्टि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अमय ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। अमय यूं ही उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था और आज भी वो उसे जॉब से निकालने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहा था। रात के तकरीबन 9 बजे हेवन रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में अमय की गाड़ी आकर रुकी और अमय उस गाड़ी से बाहर निकला। सृष्टि भी उसके साथ साथ आए। वो बार बार अपनी ड्रेस को नीचे करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। अमय उसे अंदर लेकर आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखने लगा। सृष्टि तुरंत उसे रोकते हुए बोली, सर ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा होता ना कि बॉस को अपनी पर्सनल असिस्टेंट को इस तरह से पार्टी में लेकर आना होता है। अमय गुस्से से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपना सिर हल्का सा झुकाकर बोली, मेरा मतलब है आपको मेरी कमर पर। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज़्यादा कस दिया और उसे अपने करीब खींचकर बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाया करो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे पति को, तुम्हें जॉब पर किस लिए भेजता है। अगर ये जॉब तुम्हारे हाथों से निकली ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं पर भी जॉब करने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए वो सृष्टि को लेकर काफ़ी अंदर तक आ चुका था। सृष्टि को अमय के साथ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। वो तो ये जॉब कब की छोड़ना चाहती थी लेकिन अपने घर वालों की वजह से छोड़ नहीं पा रही थी। अमय सृष्टि की कमर पर बार बार अपना हाथ रखता और सबके सामने उसकी खूबसूरती को फ्लांट करता। वहीं दूसरी तरफ हेवन रिजॉर्ट के बाहर एक और लग्जरियस गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकला जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी और दिखने में वो एकदम अट्रैक्टिव और हैंडसम था। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुरूर झलक रहा था तो आंखों में एक अलग ही नशा था। उसके साथ उसका मैनेजर कम दोस्त हार्दिक भी था। वो दोनों अंदर की तरफ आए और उस पार्टी के होस्ट मिस्टर मेहरा ने तुरंत उस शख्स का वेलकम करते हुए कहा, आइए मिस्टर प्रलय राणा, मुझे आपका ही इंतजार था। कब से मैं इस इंतजार में था कि मेरी आपसे मुलाकात हो और आज मेरे इंतजार का फल मुझे मिल ही गया। प्रलय ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाथ मिस्टर मेहरा से मिलाया। तभी प्रलय के साथ खड़ा हार्दिक प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, सबको उनके इंतजार का पहल मिल जाता है सिवाय तुझे छोड़कर, पता नहीं तुझे तेरे इंतजार का फल कब मिलेगा। कब तुझे वो लड़की मिलेगी जिसे तू 2 सालों से ढूंढ रहा है। प्रलय चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशन लिए बोला, उसे तो प्रलय राणा के पास आना ही होगा। वो लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं, प्रलय राणा की जिद है और प्रलय राणा की जिद पूरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल मेरी यूनिवर्स मेरे पास जरूर आएगी। मिस्टर मेहरा प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डालकर थोड़े एटीट्यूड से बोला, ये जानना आपका काम नहीं। आपने मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया, मैं आया। आपको बस इसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बोलते हुए प्रलय ने अपने सामने आए हुए वेटर के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे पीने लगा।
तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां अमय राणा खड़ा था। उसे देखते हुए प्रलय के चेहरे पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। वो मिस्टर मेहरा की तरफ देखते हुए बोला, शेरों के साथ आपने कुत्तों को भी इनवाइट किया है क्या? उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उनकी नज़र भी अमय पर गई। वो जानते थे कि प्रलय और अमय दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि दोनों सौतेले भाई हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रलय ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उसकी नज़र अमय की बगल में खड़ी सृष्टि पर थी, जिसने रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर प्रलय की आंखें उस पर ही टिकी रह गई। वो धीमे से बोला, यूनिवर्स। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। वो रेड कलर की ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं सृष्टि थी, जो अमय के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो अमय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है सर। क्या मैं वॉशरूम जाऊं? अमय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, जल्दी आना। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो वॉशरूम में आए, आते ही उसने एक राहत की गहरी सांस ली। अमय के साथ खड़े होने में भी उसे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी। वो अमय से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन चाहकर भी वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी और अमय से बच नहीं सकती थी। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई तो बाहर आते ही एक शख्स उसके बिल्कुल करीब आया और सृष्टि सहमकर वॉशरूम की दीवार से लग गई। वो शख्स उस पर झुका और बोला, अपने बॉस के साथ खड़ी बहुत मज़ेदार लग रही थी तुम। बिस्तर पर भी उसे उतना ही मजा देती हो क्या? सृष्टि गुस्से से बोली, वॉट डू यू मीन? मतलब क्या है आपका? और आप है कौन? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बकवास करने की? ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली उस शख्स के आगे कर दी। वो शख्स कोई और नहीं मिस्टर रायचंद, जो कब से सृष्टि को अमय के साथ देख रहे थे और अब सृष्टि के पास आने से खुद को रोक नहीं पाए। मिस्टर रायचंद ने सृष्टि की नाजुक सी कलाई को पकड़ा और उसे कसकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। सृष्टि की दर्द से आह निकल गई। उसने अपना हाथ मिस्टर रायचंद से छुड़ाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ ही दूरी पर खड़ा प्रलय राणा गुस्से से कांप रहा था। वो पिछले 2 सालों से सृष्टि को ढूंढ रहा था। उसने एक बार सृष्टि को देखा था और तब से ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन 2 सालों में भी वो सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया था। पर आज उसके ही सामने उसकी सृष्टि का हाथ किसी गैर ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर प्रलय खुद को रोक ही नहीं पाया और वो तुरंत सृष्टि की तरफ बढ़ा। मिस्टर रायचंद सृष्टि की गर्दन पर झुकने ही वाले थे कि प्रलय ने पीछे से उनके गिरेबान को पकड़ा और अगले ही पल एक जोरदार पंच उनके चेहरे पर जड़ दिया। मिस्टर रायचंद, जो पहले बहुत ज्यादा नशे में थे और इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, जैसे ही उनके चेहरे पर प्रलय ने पंच मारा, दर्द से उनकी चीख निकल गई और सृष्टि भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। आज वो पहली बार प्रलय को देख रही थी। वही प्रलय सिर्फ एक पंच मारने के बाद रुका नहीं। वो एक के बाद एक लगातार मिस्टर रायचंद के चेहरे पर पंच जड़ रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्स को हाथ लगाने की? उसके मुंह से ये बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। मिस्टर रायचंद ने खुद को संभालने की कोशिश की। मुश्किल से थोड़ी हिम्मत करते हुए उन्होंने वही साइड में रखा हुआ एक शोपीस उठाया और जोर से प्रलय के चेहरे पर मारा। प्रलय के गाल पर उस शोपीस की वजह से हल्का सा कट लग गया और उसमें से खून बहने लगा, जिसकी वजह से प्रलय गुस्से में और भी ज्यादा पागल होने लगा। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने प्रलय राणा पर हाथ उठाया। 2 गलतियां कर दी तूने। एक तो प्रलय राणा को हाथ लगाया, दूसरा प्रलय राणा की जान, उसकी यूनिवर्स को छुआ। ये दोनों गलतियां ही तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। ये बोलकर उसने मिस्टर रायचंद का चेहरा कसकर अपने हाथों में पकड़ा और जोर से पीछे दीवार पर लगा दिया। अगले ही पल मिस्टर रायचंद के सिर फटने की आवाज आए और खून से लगभग वो दीवार से लगकर सरकते हुए नीचे जमीन पर गिर गए। प्रलय अभी भी गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। वही सृष्टि के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो हैरानी से प्रलय को देख रही थी और उसकी बातें तो उसको और भी ज्यादा हैरान कर रही थी। कौन है प्रलय राणा और क्यों ढूंढ रहा है वो पिछले 2 साल से सृष्टि को? क्या होगा जब प्रलय को पता चलेगा कि जिसका वो पिछले 2 सालों से दीवाना है, वो है एक शादीशुदा लड़की? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लव टू सृष्टि पर बेल से बरामी। हेवन रिजॉर्ट। मिस्टर रायचंद को जमीन पर गिरा हुआ देखकर प्रलय के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। प्रलय अब सृष्टि के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। प्रलय ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि एकदम से कांप उठी। प्रलय जल्दी से बोला, क्या हुआ यूनिवर्स? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इस इंसान से डर लग रहा है क्या? अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास।
ये बोलते हुए पहले सृष्टि के और भी ज्यादा पास हो गया। सृष्टि ने अचानक ही उसे जोर से धक्का दिया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, आप कौन हैं? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं जानती क्या? मैं प्रलय राणा। खैर शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं हूं ना। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और पिछले 2 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। लेकिन तुम आज मुझे मिल रही हो। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सृष्टि कांपती की आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बकवास करने की? प्रलय तुरंत बोला, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ यूनिवर्स। सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, पहले ये देखो कि यहाँ पर कोई मेडिकल बॉक्स रखा है क्या? मुझे ये चोट लगी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम मुझे दवा नहीं लगाओगी क्या? उसकी बात सुनकर सृष्टि अभी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रही थी कि प्रलय वही वॉशरूम में एक साइड पर बने हुए कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से उस कैबिनेट को खोला तो उसमें मेडिकल बॉक्स रखा था। वो उस मेडिकल बॉक्स को लेकर सृष्टि के पास आया और बोला, मुझे नहीं पता था कि हमारी पहली मुलाकात ऐसी होगी। जल्दी से मेरी इस चोट पर मरहम लगाओ। प्रलय की बातें सृष्टि को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र प्रलय की चोट पर गई तो उसे भी प्रलय के लिए बुरा लगने लगा। वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। वो जब भी किसी को दर्द में देखती थी तो उस इंसान का दर्द उसे खुद को महसूस होने लगता था जो प्रलय के साथ हो रहा था। उसने प्रलय के हाथों से वो मेडिकल बॉक्स लिया और उसमें से बैंडेज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप इसे लगा लीजिए। प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम भी हद कर रही हो यूनिवर्स। यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी चोट पर मरहम लगाने के लिए कह रहा हूँ और तुम ये बैंडेज मुझे ही दे रही हो। अगर ये मैं खुद लगा सकता तो लगा नहीं लेता क्या? उसकी बात सुनकर अब सृष्टि थोड़ा हिचकिचाने लगी, लेकिन उसने फिर एक गहरी सांस लेकर अपना हाथ धीरे धीरे प्रलय के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और सृष्टि उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। दोनों का चेहरा इस वक्त बेहद करीब था। प्रलय हल्का सा सृष्टि के ऊपर झुका हुआ था तो सृष्टि को उसकी गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक ही प्रलय ने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि एकदम से कांप उठी। प्रलय उसके चेहरे को इंटेंस नज़रों से देखते हुए पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुक गया। उसकी नज़र सृष्टि के फड़फड़ाते हुए होठों पर थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? प्रलय बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हें पता है यूनिवर्स, आज से 2 साल पहले मैंने तुम्हें एक पार्क में देखा था और जब से तुम्हें देखा है बस मुझे हर पल हर जगह तुम ही नजर आती हो। तुम्हारा दीवाना हूँ मैं, तुम्हारा सरफिरा आशिक भी कह सकती हो। इस प्रलय राणा से मिलने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारी एक झलक के लिए बेताब था और आज तुम मेरे सामने हो। सृष्टि गहरी सांसें लेते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर राणा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, अब मैं तुम्हें बोलकर कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बल्कि अब तो अपनी बेताबी का आलम मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। ये बोलते बोलते वो रुका और उसने सृष्टि के होठों से अपनी उंगली हटा ली। सृष्टि अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि अचानक ही उसे अपने होठों पर प्रलय के होंठ महसूस हुए। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन जब प्रलय उसे पेशनेटली किस करने लगा तो उसकी आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। प्रलय उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथली किस कर रहा था। उसकी आंखें भी बंद थी। हर बढ़ते पल के साथ उसकी किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सृष्टि को किस कर रहा था। अचानक ही उसके कानों में आवाज आई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब क्या है मिस्टर राणा? वो आवाज सुनकर प्रलय ने अपनी आंखें खोली। उसने सामने की तरफ देखा तो वहां पर मिस्टर मेहरा खड़े थे। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे दूर दूर तक सृष्टि कई नजर नहीं आई, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र नीचे गिरे हुए ब्रेसलेट पर गई। उसने तुरंत उस ब्रेसलेट को उठाया। वो ब्रेसलेट उसने सृष्टि के हाथ पर देखा था। मिस्टर मेहरा सामने बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिस्टर रायचंद की तरफ देखते हुए, ये आपने क्या किया मिस्टर प्रलय राणा? प्रलय ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर बेहद एटीट्यूड भरी एक्सप्रेशंस चेहरे पर लिए बोला, अगर सामने वाला मेरे सामने बदतमीजी करेगा तो उसे थोड़ी तमीज तो सिखानी पड़ेगी ना मिस्टर मेहरा। बस यही हुआ है मिस्टर रायचंद के साथ और मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन है, मैं या फिर मिस्टर रायचंद। मिस्टर मेहरा तुरंत बोले, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर राणा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये मैटर संभाल लूँगा। आप जाकर पार्टी एंजॉय कीजिए। प्रलय हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बाहर की तरफ आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़रें सृष्टि को ढूंढ रही थी और अचानक ही उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई जब अभी उसने अपने ख्वाब को याद किया।
सृष्टि उसके बिल्कुल करीब थी लेकिन वो सृष्टि के ख्वाबों में खोया हुआ था। अब वो ये सोच सोच कर हंस रहा था कि ना जाने सृष्टि उसके बारे में क्या सोच रही होगी। प्रलय अभी हंसी रहा था कि हार्दिक उसके पास आया और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, बड़ा मुस्कुराए जा रहा है, ऐसा भी क्या हो गया, कहीं तुझे तेरी यूनिवर्स तो नहीं मिल गई। प्रलय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रेसलेट अपनी आंखों के सामने किया और बोला, फिलहाल तो बस उससे एक मुलाकात हुई है, अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अपने पास ले आऊं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। अचानक ही हार्दिक बोला, एक मिनट, ये तेरे गाल पर क्या हुआ। ये बोलते हुए उसने प्रलय के चेहरे पर लगी हुई बैंडेज को हल्का सा छुआ। प्रलय मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बस यूनिवर्स के साथ हुई पहली मुलाकात की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी लेकिन इस वक्त उसका दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और अब रागिनी के घर पर जाकर जब उसने कपड़े बदले तो तकरीबन आधा घंटा उसका और वेस्ट हो गया था। प्रलय के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सृष्टि वहां पर एक पल भी नहीं रुकी। वो अमय के पास उसे ये बताने भी नहीं गई कि वो घर जा रही है। वो बस सीधा वहां से बाहर आए और ऑटो में बैठकर वर्मा हाउस के लिए निकल गई। अब वर्मा हाउस के बाहर आकर उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अंदर आते हुए उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। अंदर जितनी शांति थी उतना ही ज्यादा कोहराम सृष्टि के दिल में मचा हुआ था। तभी उसे एक बर्तन गिरने की जोर से आवाज आई। सृष्टि तुरंत रसोई की तरफ भागी जहां पर तकरीबन 60 साल की एक महिला खड़ी थी और रसोई में खड़ी खड़ी बर्तन इधर उधर फेंक रही थी। वो महिला कोई और नहीं सृष्टि की सास संतोष जी थी। सृष्टि तुरंत अंदर की तरफ आई। अंदर की तरफ आते हुए दर्द से उसकी चीख निकल गई क्योंकि सामने खड़ी संतोष जी ने जोर से उसके पैर पर कड़ाही फेंक कर मारी थी। अपने होठों को भींचकर दर्द अपने अंदर ही समेटते हुए सृष्टि तुरंत संतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप ये क्या कर रही हैं माँ जी, क्यों क्यों गुस्सा हो रही है आप। संतोष जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तू मुझसे पूछ रही है, पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ थी, अब तक किसके साथ रंगलियां मना रही थी। वक्त देखा है तूने, रात के 12 बज गए, बता मुझे कहाँ मुंह काला करवा कर आई है तू। सृष्टि जिसके दिल में इसी बात का डर था वो संतोष जी से डरते हुए ही बोली, आप गलत सोच रही है माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वहां पर एक लड़की की आवाज़ और गूंजी, इसे थोड़ा लेट होना कहते हैं क्या, तुम्हें 8 बजे तक घर पर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन अब 12 बजने को आए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था भाई से कि ये लड़की एक दिन उनका जीना हराम कर देगी, देखा अब कैसे ये बाहर अयाशी कर रही है और हम लोग घर में बैठे इसके लिए परेशान हो रहे हैं। ये आवाज़ थी विनी की, विनी जो रिश्ते में सृष्टि की नंद लगती थी। विनी अंदर की तरफ आए और अपनी मां संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, अब आपको समझ आ गया कि मैं क्यों इस बेशर्मी लड़की की शादी मानव भाई से नहीं होने देना चाहती थी। इधर हम इसकी फिक्र कर रहे थे और ये मैडम ऑफिस के नाम पर ना जाने कहा गुल खिला रही थी। सृष्टि जो अब तक सारी बातें सुन रही थी वो अब विनी के पास आए और बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो विनी, वो बात यह है कि मेरे बॉस ने आज मुझे अपने साथ पार्टी पर चलने के लिए कहा था, तो बस उसी चक्कर में मैं लेट हो गई। मैं उसे पार्टी में नहीं जाना चाहती थी लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओह तो तुम अपने बॉस के साथ पार्टियों में मजे ले रही थी। देखा देखा आपने माँ, यहाँ हम सब इसकी फिक्र कर रहे थे और ये अपने बॉस के साथ पार्टी में बिजी थी। हमें क्या पता कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी थी वो। सृष्टि तुरंत बोली, ये सब तुम क्या बोल रही हो विनी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। पार्टी में जाना मेरी मजबूरी थी, मैं अपने मन से पार्टी में नहीं गई थी। तभी संतोष जी तुरंत सृष्टि के बिल्कुल करीब हुई और उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचते हुए बोली, तू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है, तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। आजकल बहुत पर निकलने लगे हैं तेरे, आने दे एक बार मानव को, वही तेरे पर काटेगा। ये बोलकर उन्होंने एक झटके से सृष्टि को छोड़ा। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं पार्टी में नहीं जाती तो शायद मेरे हाथों से ये जॉब छूट जाती। अपनी जॉब को बचाने के लिए ही मुझे पार्टी में जाना पड़ा। जॉब छूटने की बात सुनकर अब संतोष जी थोड़ी नर्म हो गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, चलो मैंने तो यकीन कर लिया तुम पर कि तुम्हारी मजबूरी थी इस पार्टी में जाना, लेकिन मानव, उसे कैसे समझाओगी तुम। मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगी और अगर उसे सच पता चला तो तुम भी जानते हो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर डर झलकने लगा।
तभी विनी एकदम से बोली, तुम खुद तो पार्टियों में ऐश कर रही हो, लेकिन मैंने तुमसे कल पार्टी में जाने के लिए जो नेकलेस मांगा था उसे देते वक्त तुमने मुझे तो बड़ा भाषण दिया था कि मुझे किसी के साथ पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ चुकी थी कि उसे इतना सब कुछ क्यों सुनाया जा रहा है। वो विनी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें नेकलेस देने से मना नहीं किया है, मैं बस तुम्हारी उस ड्रेस के लिए बोल रही थी जो तुम पार्टी में जाने के लिए पहनने वाली थी। बाकी वो नेकलेस तुम जब चाहो तब मुझसे ले सकती हो। बाहर आकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। विनी तुरंत अपनी माँ संतोष जी के गले से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच माँ। अगर आप ये सब नहीं करती तो भाभी कभी भी मुझे वो नेकलेस देने के लिए नहीं मानती। आप जानती नहीं है मुझे वो नेकलेस कितना अच्छा लगा था। संतोष जी उसके सिर पर अपना हाथ रख कर बोली, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये तो बस सिर्फ ट्रेलर है। अगर इसने वो नेकलेस तुझे नहीं दिया ना, तो इसे पूरी मूवी ना दिखा दी तो मैं भी संतोष वर्मा नहीं। जहां बाहर एक तरफ साजिशों का जाल बुना जा रहा था, वहीं अंदर किचन में सृष्टि लंगड़ाते हुए गैस काउंटर पर पहुंची और फिर अपने गले में टंगा हुआ पर्स साइड निकाल कर रखा और पहले तो राहत की कुछ सांसें ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें पोंछने वाला कोई भी नहीं था। सृष्टि खुद ही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भी किन बातों का बुरा मान रही हूँ। माँ तो थोड़े गुस्से वाली है ही, और विनी वो तो मासूम है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, गलती भी तो मेरी ही है ना। मुझे सर के साथ उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। मैं पार्टी बीच में छोड़कर घर वापस आ गई, वरना मानव आ गए होते तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ये बोलते हुए जब उसने अपना पैर आगे की तरफ रखा तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। संतोष जी ने उसके पैर पर जो कढ़ाई मारी थी वहां पर से अब उसका पैर काफ़ी सूज चुका था। रात के तकरीबन 1 बजे सृष्टि बेड पर सोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और एक शख्स अंदर आया। सृष्टि की आंखें बेशक बंद थी, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली ताकि उस शख्स को पता ना चल जाए कि वो जाग रही है। वो शख्स कोई और नहीं मानव उसका पति था, जिससे सृष्टि 2 साल पहले शादी हुई थी, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। मानव के लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया है। उसने दरवाज़ा एक झटके से बंद किया और फिर लाइट जगाकर बेड पर सोई हुई सृष्टि की तरफ देखने लगा। जहां सृष्टि मानव को अपने आसपास महसूस कर डर से कांप रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रलय भी रिजॉर्ट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत राणा मैंशन की तरफ निकल गई। मैंशन में पहुंचते ही प्रलय सीधा अपने कमरे की तरफ आया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर की तरफ देखते हुए बोला, हेलो यूनिवर्स। ये बोलते हुए उसने कमरे के बीचों बीच देखा, जहां पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई थी। प्रलय उस पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें पता है, आज मैं तुमसे मिला लेकिन तुमसे मिलकर भी हमारी मुलाकात अधूरी ही रह गई। मैं तुम्हारे पास खड़ा तुम में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहा। मैं ना तुमसे तुम्हारा नंबर ले पाया और ना ही तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ पाया। पर एक चीज़ है मेरे पास जो अभी भी मुझे यह एहसास दे रही है कि तुम मेरे पास हो। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में से सृष्टि का ब्रेसलेट निकाला और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने उस ब्रेसलेट को हल्का सा चूमा और फिर सृष्टि की पेंटिंग के बिल्कुल करीब आकर बोला, आज हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन अब बहुत जल्दी तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। पिछले 2 सालों से बेताब हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं इस बेताबी को ख़त्म कर दूंगा। अब मैं हमारी मुलाकात किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि खुद तुम्हें अपने सामने लेकर आऊँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुई, वो बिना एक्सप्रेशंस के बोला, आज मिस्टर मेहरा की पार्टी में एक लड़की आई हुई थी। उसकी पिक्चर्स मैं तुम्हें अभी सेंड कर दूंगा। मुझे जानना है कि वो लड़की पार्टी में किसके साथ आई थी। उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सामने से उसके आदमी ने तुरंत रिप्लाई किया, ओके बॉस, आप मुझे पिक्चर्स भेज दीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सबसे पहले अपने फ़ोन में जो सृष्टि की पिक्चर्स थी वो अपने आदमी को भेजी और फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह यूनिवर्स, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। फ़िलहाल मैं इस रूम में अकेला हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुम यहाँ मेरी बाहों में होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रलय राणा हूँ मैं, और प्रलय राणा बेहद जिद्दी इंसान है। अगर प्रलय राणा किसी चीज़ की जिद करता है तो उस चीज़ को प्रलय राणा के पास आना ही पड़ता है, और तुम तो मेरी जिद भी हो और मेरा जुनून भी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में सृष्टि के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था।
ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखा और सृष्टि के चेहरे को सहलाने लगा। सृष्टि की ये पेंटिंग खुद उसने अपने हाथ से बनाई थी। उसने बस एक झलक सृष्टि को देखा था, उसके बाद बिना सृष्टि को देखे उसने सृष्टि की बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बना दी थी और फिर इसी पेंटिंग की पिक्चर भी उसने अपने फ़ोन में ली थी, जो उसके फ़ोन पर वॉलपेपर बनी हुई थी और फिलहाल वो इस वॉलपेपर को देखकर मुस्कुरा रहा था। जहाँ एक तरफ प्रलय के सिर पर सृष्टि का जुनून था, वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस में बेड पर सोई हुई सृष्टि एकदम दर्द से चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठी। मानव बेड के किनारे पर खड़ा अपने हाथों में बेल्ट लिए हुए था और उसने उस बेल्ट से सृष्टि को मारा था। सृष्टि बेड से उठी और डर से कांपते हुए मानव की तरफ देखने लगी। क्यों करता है मानव सृष्टि पर इतनी बेरहमी? कैसे बनी सृष्टि प्रलय का जुनून? क्या प्रलय हासिल करेगा अपनी जिद को? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लव 3। तुम मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई करोगी। वर्मा हाउस। मानव ने जैसे ही सृष्टि को अपने हाथों में पकड़ी हुई बेल्ट से मारा, सृष्टि एकदम दर्द से चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठी। मानव बेड के किनारे पर खड़ा अपने हाथों में बेल्ट लिए हुए था और उसने उस बेल्ट से सृष्टि को बहुत जोर से मारा था। सृष्टि बेड से उठी और डर से कांपते हुए मानव की तरफ देखने लगी। मानव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम सोने का ड्रामा करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारे ड्रामे मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैं आऊँगा, तुम्हें सोते हुए देखकर आराम से सो जाऊँगा। रुक, तेरे ड्रामे मैं निकालता हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत सृष्टि के पास आया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने बहुत ज़्यादा जोर से सृष्टि के बालों को खींचा और दर्द से सृष्टि की चीख एक बार फिर से निकल गई। कोई भी उस घर में से उठकर उस कमरे में नहीं आया, जैसे ये तो रोज का काम हो। मानव ने जोर से सृष्टि को धक्का दिया और बोला, खाना मुझे तेरी माँ आकर खिलाएगी या तेरा बाप? खुद तो पेट भर कर सो गई और मुझे भूखा रखना चाहती है। क्या चाहती है तू कि मैं भूख से मर जाऊं? मानव की बात सुनकर सृष्टि ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिए। ये बोलकर सृष्टि तुरंत अपने कपड़ों को संभालते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी कि जोर से उसके पैर पर दर्द हुआ। उसके पैर की सूजन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन किसी तरह खुद को हिम्मत देते हुए सृष्टि तुरंत उस रूम से बाहर निकलकर किचन में आए और आकर खाली काउंटर को देखने लगी। वो पहले से ही जानती थी कि रसोई में खाने का कुछ भी नहीं होगा। होता भी कैसे? संतोष जी ने उतना ही खाना बनाया था जिसमें उन तीनों का पेट भर सके, उन्हें तो मानव की भी चिंता नहीं थी। पार्टी से भूखे पेट आने के बाद भी सृष्टि बस पानी का एक गिलास पीकर चुपचाप सो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उसने जल्दी से मानव के लिए मैगी बनाई और तुरंत रूम में लेकर आए। उसने मानव के सामने जैसे ही वो मैगी रखी, मानव ने गुस्से से मैगी से भरे उस बाउल को देखा और फिर अपने गुस्से भरी नज़रें सृष्टि पर टिका दी। सृष्टि डर से कांपते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए मानव जी, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए यही है। घर में कोई सब्जी भी नहीं है, वरना मैं आपको बना देती। आटा भी लगाना पड़ता, इसलिए मैंने जल्दी से जो पॉसिबल था वही बना दिया। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने जोर से अपना हाथ उस मैगी के भरे हुए बाउल पर मारा और मैगी पूरे कमरे में बिखर गई। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस फैली हुई मैगी को देखने लगी। मानव ने एक नज़र उस मैगी को देखा और फिर गुस्से से सृष्टि को देखते हुए उसे बेड पर खींचा। सृष्टि की दर्द से जान निकलने लगी। एक तरफ हाथ पर पहले ही गहरी चोट लगी हुई थी और दूसरी तरफ पैर भी साथ नहीं दे रहा था। मानव ने उसे बेड पर लिटाकर तुरंत तकिया उठाया और उसके मुंह पर दबा दिया। सृष्टि की सांसें उखड़ने लगी। उसका पैर जो बेतहाशा दर्द हो रहा था, जान निकलने के डर से वो भी छटपटाने लगा था। कुछ ही पलों में मानव ने वो तकिया हटा दिया। सृष्टि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, सारा दिन खुद पता नहीं क्या क्या खाती है और रात को मेरे लिए मैगी बनाई है। क्या करूँगा मैं इस मैगी का? तू साली कभी मुझे खुश रख ही नहीं सकती। तुझे पता ही नहीं है कि बीवी का काम क्या होता है। पर आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि एक बीवी को अपने पति के लिए क्या करना पड़ता है। सृष्टि दर्द से तड़पते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मानव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आपको जो खाना है मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए आपको क्या खाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव, जो पहले ही अपने कपड़े उतार चुका था, उसने तुरंत सृष्टि के कपड़ों को उसके जिस्म से खींचा और उसकी गर्दन पर काटने लगा। सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मानव के दांत उसके जिस्म पर जख्म कर रहे थे। कुछ देर बाद सृष्टि के पूरे कपड़े ही जमीन पर बिखरे हुए थे और मानव सृष्टि को पूरे जिस्म पर काट काट कर बेइंतहा दर्द दे रहा था। सृष्टि इंसान से लाश बनी हुई बस उस दर्द के खत्म होने का इंतजार कर रही थी और मानव मानवता की सारी हदों को पार कर रहा था।
जब उसने सृष्टि को बिल्कुल सुन न देखा तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और मारा, लेकिन अब इस थप्पड़ पर सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो एकटक नजरों से मानव को देखती रही। मानव गुस्सा से कांपते हुए उस साइड से हटा और बोला, तू बिस्तर पर किसी काम की नहीं है, तुझसे तो अच्छी वो है जो पैसे लेकर कम से कम खुश तो कर देती हैं। तुझे तो जो मर्जी दे दो, तू फिर भी नकारा ही रहेगी। ये बोलकर मानव वॉशरूम में चला गया और सृष्टि बेड पर किसी लाश की तरह पड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में प्रलय आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त सुकून नजर आ रहा था। उसके हाथों में अभी भी सृष्टि का वो ब्रेसलेट था, जैसे उसे उस ब्रेसलेट में ही सृष्टि का एहसास हो रहा हो और वो उसे खुद से दूर ना जाने देना चाहता हो। सुबह का वक्त तकरीबन 5 बजे, वर्मा हाउस। बेड पर सृष्टि सोई हुई थी। इस वक्त उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जैसे ही उसके फ़ोन का अलार्म बजा, वो हड़बड़ाते हुए उठी और खुद को समेटने लगी। कल रात को कब दर्द से रोते हुए सो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ सोए हुए मानव पर गई, जिसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका दर्द उसे अब तक हो रहा था। शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो बेड से उठी और वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाते ही उसे शराब की बहुत गंदी स्मेल आई। शायद रात को मानव बहुत ज़्यादा पीने के बाद वॉमिट करता रहा। उसने पहले सारा वॉशरूम साफ किया और फिर खुद अच्छे से नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। अपने ही कमरे में बने छोटे से मंदिर में उसने पूजा की। वो मंदिर बस उसके ही कमरे में था, बाकी पूरे घर में भगवान के नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। होती भी कैसे? घर में इंसान नहीं हैवान रहते थे, और जहाँ हैवान हो वहाँ भगवान आएंगे भी कैसे? जल्दी से तैयार होकर वो किचन में आए और पहले सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर दिन के खाने की तैयारी करने लगी। मानव का टिफ़िन उसने पैक किया और साथ ही साथ अपने टिफ़िन में भी 2 रोटी और सब्जी पैक की। किचन का सारा काम खत्म कर वो वापस कमरे में आए और मानव के कपड़े अलमारी से निकालकर टेबल पर रखे और नहाने के लिए पानी वगैरह गर्म किया। मानव उठा तो उसे सबसे पहले चाय ला कर दी। अभी उसने चाय का कप टेबल पर रखा ही था कि मानव अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही है? सृष्टि थोड़ा परेशान होते हुए बोली, वो मैं किचन में जा रही थी, थोड़ा सा काम। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव गुस्से से बोला, तुझे पता है ना चाय से पहले मुझे क्या चाहिए होता है? चल निकाल। बोलकर उसने साइड टेबल की तरफ देखा। सृष्टि ने साइड टेबल में रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर मानव के होठों की तरफ बढ़ा दी। मानव ने गुस्से से उसके हाथ से वो सिगरेट ली और खुद अपने होठों में दबा ली। सृष्टि ने अब लाइटर जलाया और कांपते हुए हाथ से सिगरेट को भी जला दिया। उसके कांपते हुए हाथ देखकर मानव ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, कुछ खाती पीती भी है या फिर सिर्फ मेरा खून पीने के लिए ही पैदा हुई है? चल दफा हो अब यहाँ से, सुबह सुबह तेरी शक्ल देखकर ही मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है। सृष्टि लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ हुई और फिर खुद को संभालकर तुरंत वहां से चली गई। किचन में आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बड़ी ही मजबूती से उसने आंसुओं को जल्दी से साफ किया और मुस्कुराकर बाकी का काम निपटाने लगी। उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना था और 9 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन, प्रलय बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी मजबूत पीठ इस वक्त ब्लैंकेट में से साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक हल्की सी अंगड़ाई ली और फिर बिना आंखें खोले ही बिस्तर पर इधर उधर अपना हाथ चलाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगा। जैसे ही उसका फ़ोन उसके हाथ में आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे सुबह सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले उसका फ़ोन चाहिए होता था, क्योंकि उसके फ़ोन पर उसने सृष्टि की वो पिक्चर लगाई हुई थी, जिसे वो लगभग 2 साल से सुबह सुबह देखकर ही अपनी आंखें खोलता था। वो सृष्टि की पिक्चर को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय यूनिवर्स। ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठा और फिर सृष्टि की पिक्चर की तरफ देखते हुए बोला, आज 2 साल हो जाएंगे मुझे तुमसे मिले और तुमसे ना मिले। पता नहीं और कितना इंतज़ार करवाओगी, लेकिन अब बस बहुत हुआ यार। अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, एक अनजान से मैं तुम्हें सच में अपनी यूनिवर्स बनाऊं और फिर तुम्हें इस पिक्चर से निकालकर इस रूम में लेकर आऊं। मिसेज प्रलय राणा। अब तो मेरा बेड भी मुझे टोंट मारता है कि उसे मेरे साथ अकेले इस रूम में नहीं रहना। बोलकर प्रलय हंसा। उसकी आंखें अभी भी सृष्टि की पिक्चर पर टिकी थी। वो मुस्कराते हुए बोला, तू कहे तो सूरज को चांद और धूप को छांव कर दूं, तू कहे तो जन्नत भी तेरे नाम कर दूं। दीवाना बेशक हूं, लेकिन मैं फालतू ये बातें नहीं करता। मेरा सिर्फ मैं हूं, ये जिस्म है, ये जान है। तू कहे तो तुझ पर फना कर दूं। ये बोलते हुए उसकी नज़र वही उसके तकिए के पास रखे हुए सृष्टि के ब्रेसलेट पर गई। उसने एक बार फिर से उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और फिर जल्दी से रेडी होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। नीचे कुसुम जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था।
वो जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर कुसुम इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस, मानव तैयार होकर बाहर हाल में आया, जहां सृष्टि अपने हाथों में उसका टिफिन लिए खड़ी थी। उसने जैसे ही मानव की तरफ टिफिन बढ़ाया, मानव तुरंत बोला, आज 2 रोटी मेरे लिए एक्स्ट्रा डाल देना, मेरे दोस्त मेरा खाना खा लेते हैं तो मैं भूखा रह जाता हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक उठी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए तुरंत किचन में आए और अपने टिफिन में रखी हुई 2 रोटी और सब्जी जल्दी से मानव के टिफिन में डाल दी। उसने सारा खाना नपातुला बनाया था, क्योंकि संतोष जी उसे बहुत सुनाती थी कि वो खाना वेस्ट करती है, इसलिए वो बस उतनी ही रोटी और सब्जी बनाती जितनी चाहिए होती थी। अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो मानव का टिफिन लेकर बाहर आए और फिर उसके जाने के बाद खुद भी घर से निकलने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, संतोष जी उसे रोकते हुए बोली, आते वक्त सब्जियां ले आना, मैंने ठेका नहीं ले रखा जो हर काम करती फिरूंगी। सृष्टि ने पलटकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। वो जल्दी से घर से बाहर आए और बस स्टॉप पर आकर बस में बैठ गई, जिसमें रागिनी पहले से ही बैठी थी। रागिनी उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम सर के साथ पार्टी में गई थी तो वहां पर उन्होंने तुम्हें परेशान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर सृष्टि विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन में थी। तभी एक पियून ने उसे बताया कि बॉस उसे बुला रहे हैं। पियून की बात सुनकर सृष्टि अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। वो जानती थी कि अमय उसे क्यों बुला रहा है। कल रात को अमय को बताए बिना पार्टी से बाहर निकलकर सीधा घर चली गई थी। अब उसे अमय के गुस्से का सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। किसी तरह हिम्मत कर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने बॉस अमय राणा के केबिन की तरफ आई। परमिशन लेकर वो केबिन के अंदर आए और अमय राणा के सामने खड़ी हो गई। अमय उसे देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है सृष्टि। ये बोलते हुए वो सृष्टि के करीब बढ़ रहा था। उसे अपने करीब आते महसूस कर सृष्टि हल्का हल्का कांपने लगी। वो अपना सिर झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन वो कल रात को मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई तो मुझे पार्टी से जाना पड़ा। अभी वो ये बोल ही रही थी कि अमय ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम मुझे बता देती सृष्टि, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फार्म हाउस ले चलता, वहाँ डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करते। पर तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा खड़ूस समझती हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। सृष्टि थोड़ा सा पीछे की तरफ हुई और बोली, प्लीज़ सर, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय एक बार फिर से उसके करीब आया और इस बार उसने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रख लिया। सृष्टि की कोरी कमर जो साड़ी पहनने की वजह से थोड़ी दिखाई दे रही थी, उस पर अमय का हाथ महसूस करते ही वो पीछे की तरफ हटने को हुई, लेकिन अमय ने अब उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया। सृष्टि हक्की बक्की रह गई। अमय बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? तुम्हें इतना डर क्यों लगता है सृष्टि? क्या तुम इस वजह से परेशान होती हो कि कहीं मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे बारे में कुछ बता ना दूं? तुम इस बात की फिक्र मत करो, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं भी तो तुम्हें खुश रखूंगा ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता होगा, एक नंबर का नशेड़ी है वो। तुम चाहो तो जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे सकता वो मैं तुम्हें दे दूंगा और भी बहुत कुछ दूंगा, अगर तुम मुझे अच्छे से सेटिस्फाई करोगी। अमय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, प्लीज़ सर, आप अपनी लिमिट में रहिए। अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आइंदा प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकतें मत कीजिएगा, वरना मैं खुद ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर सृष्टि ने अमय का हाथ अपने पेट से हटाया और तुरंत वहां से चली गई। अमय बस उसे जाते देखता रह गया। वो गुस्से से मुठिया कसते हुए बोला, तुम 2 कौड़ी की लड़की और मुझे धमकी दे रही हो? लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर अमय राणा चीज़ क्या है। सही कहते हैं, कुछ लोगों की औकात कभी नहीं बदलती। कल रात तुम्हें एक लग्जरियस पार्टी में लेकर गया, लेकिन शायद तुम उस पार्टी में लेकर जाने के लायक ही नहीं थी। सिर्फ एक रात मेरे साथ बिताने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, पर इसमें भी इसे प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, एक दिन मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा और तुम मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई करोगी सृष्टि। ये बोलते हुए अमय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। शाम का वक्त हो चुका था और सृष्टि और रागिनी दोनों बस में बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी। सृष्टि का चेहरा आज भी मायूस था। रागिनी को उसे रोज यूं देखने की आदत थी और अब वो चाहकर भी ना सृष्टि को खुश कर पा रही थी और ना ही उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रही थी।
कुछ देर बाद सृष्टि अपने घर पहुंची तो देखा सामने उसके कमरे के दरवाजे पर ही संतोष जी खड़ी है और साथ ही साथ विनी भी, जो गुस्से से उसे घूर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या गलती कर दी। आज तो उसे आने में देरी भी नहीं हुई। वो आगे की तरफ आए और जैसे ही संतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई, संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और सृष्टि सीधा जमीन पर जाकर गिरी। अब क्या गुस्ताखी कर दी है सृष्टि ने। क्या प्रलय ढूंढ पाएगा सृष्टि को और बचा पाएगा उसे अपने आसपास पास के टॉक्सिक लोगों से। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। चफोर अपने पति को खुश नहीं करना आता। शाम का वक्त, वर्मा हाउस। जैसे ही सृष्टि संतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई, संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अगले ही पल सृष्टि सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसे ये थप्पड़ लगा क्यों। अब तो उसने कोई गलती भी नहीं की थी। उसके हाथों में पकड़ा हुआ सब्जी का थैला भी नीचे जमीन पर गिर गया था। वो खुद को संभालती उससे पहले ही संतोष जी उसके ऊपर झुकी और उसके बालों को कसकर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, क्यों वे चोरनी, मुझे नहीं पता था तू इतनी चालबाज निकलेगी। कल तूने विनी को वादा किया कि तू उसे अपना नेकलेस दे देगी और आज तूने वो नेकलेस चोरी कर लिया। उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। भला वो अपना ही नेकलेस चोरी कैसे कर सकती है। उसके गाल पर संतोष जी के हाथ की पांचों उंगलियां साफ दिखाई दे रही थी। विनी आग में घी डालते हुए बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ कि ये सिर्फ बातें कर सकती है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। कल इसने कैसे मुझसे कहा था कि ये वो नेकलेस मुझे दे देगी, लेकिन आज जब मैं इसके कमरे में गई तो मुझे वो नेकलेस उस जगह पर मिला ही नहीं जहां पर वो हमेशा रखा होता था। पक्का इसने चुरा लिया होगा ताकि इसे वो नेकलेस मुझे देना ही ना पड़े और ये खुद उसे हजम कर जाए। संतोष जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये तो क्या इसकी माँ भी तुझे वो नेकलेस देगी। चुपचाप बता दे वो नेकलेस कहाँ है, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए संतोष जी ने सृष्टि के बालों को और ज्यादा जोर से खींचा। सृष्टि की एक बार फिर से दर्द से आह निकल गई। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ जी, आप क्या बोल रही है। मैंने तो उस नेकलेस को हाथ भी नहीं लगाया। वो वही मेरे आईने के पास रखा है अलमारी में। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। विनी व्यंग से बोली, तुम क्या मुझे पागल समझती हो क्या। मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे से ही आ रही हूँ। आज मुझे एक पार्टी पर जाना था तो सोचा वो नेकलेस पहनकर चली जाऊं, लेकिन तुम तो ठहरी मतलबी। तुमसे तो और उम्मीद ही क्या की जाए। आने दो भैया को, भैया ही तुम्हें बताएंगे कि इस तरह की घटिया हरकतों का सिला क्या होता है। विनी की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। संतोष जी भड़कते हुए बोली, मानव क्या करेगा। मानव से तो पहले इसकी जान मैं ले लूंगी। उठ यहाँ से और दिखा मुझे वो नेकलेस कहाँ है। अगर वो नेकलेस उस जगह पर नहीं हुआ जहां पर तू बोल रही है तो आज तेरे हलक से तेरी जुबान ना खींच ली तो मैं भी संतोष वर्मा नहीं। ये बोलकर उन्होंने सृष्टि को जोर से बालों से ही पकड़कर खींचा। सृष्टि ने इस बार दर्द से आह नहीं भरी, बस अपने होठों को भींचकर अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया। संतोष जी उसे अंदर लेकर आए और उसे अलमारी के सामने खड़ा किया जहां पर सृष्टि नेकलेस होने का दावा कर रही थी, लेकिन जब उसने अलमारी को खोला तो वहां पर नेकलेस नहीं था। सृष्टि खुद हैरान हो गई क्योंकि आज सुबह ही उसने वो नेकलेस देखा था जब वो अपने आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। पर अब वो नेकलेस कहाँ पर गायब हो गया। उसने शक भरी नज़रों से विनी की तरफ देखा तो विनी तुरंत बोली, ऐसे मुझे क्या घूर रही हो। मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है और ये ना फालतू का ड्रामा बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि वो नेकलेस तुम्हें मुझे ना देना पड़े, लेकिन मैं वो नेकलेस तुमसे लेकर रहूंगी। संतोष जी अपनी कमर पर अपना हाथ रख सृष्टि को घूर रही थी। सृष्टि उनकी नज़रों को खुद पर देखकर बोली, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है। अगर मुझे वो नेकलेस विनी को देना ही ना होता तो मैं उसे देने का वादा भी क्यों करती। मैंने तो कल ही सोच लिया था कि मैं वो नेकलेस विनी को दे दूंगी और आज उसे देने भी वाली थी, लेकिन अब वो नेकलेस पता नहीं कहाँ चोरी हो गया। मुझे लगता है कि हमें इधर उधर तलाशी। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो मतलब तुझे लगता है कि तेरा वो नेकलेस हमने चुराया है, इसीलिए तू हमारी तलाशी लेगी। वाह रे वाह, एक तो खुद चालाकी करती है, वो नेकलेस हमें ना देना पड़े इसलिए खुद ही उसे कहीं और छुपा लिया और अब चोरी का इल्जाम भी हम पर लगा रही है। सृष्टि तुरंत बोली, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस वो नेकलेस के लिए ही बोल रही थी कि अगर हम तलाशी ले। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव की एकदम गरजती हुई आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, क्या कहा तुमने। मानव की आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे की तरफ देखने की भी।
मानव अंदर आया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि तुम मेरी माँ और मेरी बहन की तलाशी लोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन पर चोरी का इल्जाम लगाने की? ये बोलते हुए न सिर्फ वो सृष्टि को घूर रहा था बल्कि उसने अपनी पेन से अपनी बेल्ट भी उतार ली थी और अपने हाथ पर गोल गोल घुमाने लगा था। संतोष जी तुरंत रोने लगी और रोते हुए ही बोली, बस यही दिन देखना रह गया था। यही लिखा था मेरी किस्मत में कि अपने ही घर में मुझे चोर कहकर बुलाया जाएगा। क्या कसूर है मेरी बेटी का? यही कि उसने एक छोटी सी ख्वाहिश रख दी अपनी भाभी के सामने कि वो उसे अपना नेकलेस दे दे। अगर नहीं देना था तो मना कर देती, कम से कम मुझ पर और मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम तो ना लगता। सृष्टि उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा मेरा यकीन कीजिए मानव जी, मैं माँ जी पर और विनी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अगर कोई चीज़ खो गई है तो। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने अपने हाथों में वो गोल गोल घूम रही बेल्ट को जोर से सृष्टि के कंधे पर मारा तो सृष्टि के दर्द से चीख निकल गई और वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। संतोष जी मानव के गुस्से को देखकर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बेटी अनाथ आश्रम में रह लेगी और मैं वृद्धा आश्रम में। कम से कम मुझे अपने ही घर में बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। ये बोलकर उन्होंने तुरंत विनी की तरफ देखा और फिर जल्दी ही वहां से चली गई। बाहर आने के बाद संतोष जी ने विनी की तरफ देखते हुए आई विन की और बोली, अब देखना कैसे ये वो नेकलेस हमारे हवाले करती है। ये तो क्या, इसकी आत्मा भी जब तक वो नेकलेस हमें ना दे दे तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। सृष्टि दर्द से तड़पते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए मानव जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही थी। मुझे तो नेकलेस चाहिए भी नहीं। मैं क्या करूँगी उस नेकलेस का? बोलते बोलते ही सृष्टि चुप हो गई और फिर उसकी दर्द भरी चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगी। मानव लगातार उसे बेल्ट से मारे जा रहा था और गुस्से से उसे अनाप शनाप बोले जा रहा था। सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और जिस्म उस बेल्ट की मार से लाल होता जा रहा था। वो मानव के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए उसे खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी लेकिन मानव तो बिल्कुल राक्षस बना हुआ था। सृष्टि गिड़गिड़ाते हुए मानव के पैरों में जा गिरी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मानव जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वो नेकलेस मैंने नहीं चुराया। वो मेरी माँ का नेकलेस था। मैं कभी भी उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मानव ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अब अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसका पूरा जिस्म दर्द से तड़प रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसके प्राण निकल जाएंगे। होठों के किनारों से खून बह रहा था और बाल पूरे बिखरे हुए थे। गर्दन से लेकर हाथों तक उस बैल से गहरे नील पड़ चुके थे। मानव ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और फिर उसे जोर से बेड पर धक्का दे दिया। सृष्टि अपना सिर ना में हिलाते हुए रोकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मानव जी ऐसा मत कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मैं जल्दी आपको वो नेकलेस ढूंढ कर दे दूंगी। मेरा यकीन कीजिए, आज के बाद मैं माँ जी के सामने कभी अपनी जुबान भी नहीं खोलूंगी। कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो रोती गिड़गिड़ाती रह गई और मानव उसे देखते हुए अपनी शर्ट उतार रहा था। अपनी शर्ट को एक कोने में फेंककर मानव उसके ऊपर झुका और उसके गालों को कसकर उंगलियों में जकड़ते हुए बोला, तुझ जैसी औरत के नाम पर कलंक है, जिसे ना घर चलाना आता है और ना ही अपने पति को खुश करना आता है। सिर्फ यही कहा था तुझे कि मेरी माँ की इज्जत करो, लेकिन नहीं, तुझसे तो वो भी नहीं होती। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि एक पत्नी का क्या काम होता है। बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल सृष्टि ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया और उसकी आंखों से आंसू उसके कोनों से बहने लगे। उसका शरीर तो लगभग पहले ही लाश हो चुका था और अब जैसे आत्मा भी मर रही थी। एक बार फिर से उस कमरे में सृष्टि की दर्द भरी चीख गूंजने लगी थी। बेड पर मानव का राक्षस रूप सहन कर रही सृष्टि दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। जहां एक तरफ सृष्टि की आंखें रो रो कर थक चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त कुसुम इंडस्ट्रीज। प्रलय अपने केबिन में बैठा था और अचानक ही उसने अपने सामने वाली ड्रा को ओपन किया और उसमें रखा हुआ सृष्टि का ब्रेसलेट निकाला। उसने वो ब्रेसलेट बिल्कुल अपने चेहरे के करीब किया और उसे हल्का सा चूम कर बोला, मुझे तुमसे तो ऑब्सेशन था ही, अब तुम्हारी चीज़ों से भी हो गया। काश इस ब्रेसलेट की जगह तुम मेरे इतने करीब होती। अभी वो ये बोल ही रहा था कि केबिन का दरवाज़ा खुला। प्रलय ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से सृष्टि अंदर की तरफ आ रही थी। सृष्टि को देखकर वो एकदम हैरान रह गया। तभी सृष्टि बिल्कुल उसके पास आए और उसके चेहरे पर झुककर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, मेरी चीज़ों पर बड़ा प्यार जता रहे हो। मुझे प्यार करने का मन नहीं करता क्या?
उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपनी जगह से उठकर उसे गोल घुमाते हुए पीछे कांच की दीवार से लगा दिया। कांच से हल्की हल्की आती हुई चांद की रोशनी सीधा सृष्टि के चेहरे को छू रही थी। प्रलय ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाया और बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में बोला, इन नाजुक से होंठों को किसी शरबत की तरह पीने के लिए तो तड़प रहा हूं मैं। सृष्टि ने उसके सीने पर अपने हाथ कस दिए और बोली, तो पी लीजिए ये शरबत और मिटा दीजिए अपनी और मेरी दोनों की ये प्यास। उसकी बात सुनकर प्रलय ने बिना एक पल गवाए उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सृष्टि के नाजुक से होंठ प्रलय सच में किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मसल रहा था। एक डीप एंड इंटेंस किस के बाद जब प्रलय ने सृष्टि को छोड़ा तो अचानक ही सृष्टि गायब हो गई। प्रलय एकदम हैरान रह गया। तभी उसने खुद पर गौर किया तो वो अभी भी अपनी चेयर पर ही बैठा था। वो खुद पर हंसने लगा और बोला, ओह गॉड यूनिवर्स, तुम तो जान लेने पर तुली हो यार। रात का वक्त करीबन 9 बजे वर्मा हाउस। मानव का जब मन भर गया तो उसने सृष्टि को छोड़ा और इस वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मानव सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर बैठकर ड्रामा मत करना। ऐसा कुछ भी नहीं किया तेरे साथ जो बाकी औरतों के साथ नहीं होता। अब जा चुपचाप जाकर दरवाजा खोल और जाकर रात के खाने की तैयारी कर। तेरा ये मनहूस चेहरा देख देख कर पेट नहीं भरेगा मेरा। सृष्टि जो बेड पर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे। उसने मानव की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और बिल्कुल एक लाश की तरह वॉशरूम में गई और फिर बाहर आकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ी संतोष जी गुस्से से देखते हुए बोली, अगर मैडम का आराम हो गया हो तो खाना बना दोगी या फिर तेरी माँ आकर बनाएगी। सृष्टि ने उनकी तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखा, बस धीरे से बोली, मैं अभी बना देता हूँ माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। संतोष जी बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में अपने हीरे जैसे बेटे की शादी तुझ जैसी नालायक से कर दी। जिंदगी खराब हो गई है, उसकी भी और हमारी भी। ये बोलकर वो वहां से चली गई और सृष्टि हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, हीरा जो आज तक मुझे चुभन के अलावा और कुछ नहीं दे पाया। वहीं दूसरी तरफ मानव जो बेड पर बैठा था, उसने तिरछी नजरों से सृष्टि की तरफ देखा और आज सुबह का वक्त याद करने लगा जब सुबह सुबह वो ज्वेलरी शॉप पर गया था और अपनी पॉकेट में से एक नेकलेस निकालकर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिया था। उस नेकलेस को देखकर मालिक बोला, इसका बिल। मानव उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, बिल नहीं है मेरे पास, जितना देना है दे दो, इसका वक्त भी नहीं है मेरे पास। मानव की बात सुनकर वो मालिक समझ चुका था कि इस नेकलेस का बिल क्यों नहीं है, लेकिन उसे तो बस बिजनेस करना था। उसने जल्दी से ड्रॉर में से 1 लाख निकालकर मानव को दिया और मानव तुरंत वहां से निकल गया। अंडस्को क्या प्रलय ढूंढ पाएगा सृष्टि को? कैसा होगा रिएक्शन न सृष्टि का जब उसे पता चलेगा कि नफरत से भरी उसकी जिंदगी में कोई उसे पागलों की तरह प्यार करता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। च5 मेरा मूड खराब मत कर। वर्मा हाउस। सृष्टि किचन में खाना बना रही थी। आज वो खाना बनाने में लेट हो गई थी, इसलिए उसके हाथ अब दुगनी स्पीड में चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही थी। जल्दबाजी के चक्कर में उसका हाथ कभी जल जाता तो कभी चाकू से कट लग जाता, लेकिन सृष्टि के पास इतना भी वक्त नहीं था कि दर्द की एक आह भी भर सके। तभी किचन में संतोष जी आए और गैस काउंटर की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, जरा ध्यान से बनाना खाना, कहीं जल्दी के चक्कर में जला मत देना या फिर कच्चा ही मत परोस देना। तुम्हारी शक्ल देखकर वैसे भी मूड खराब हो जाता है, कहीं खाना भी अपनी शक्ल की तरह मत बना देना। उनकी बात सुनकर सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। संतोष जी कुछ देर में वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और सृष्टि सबको खाना सर्व कर रही थी। आखिर में उसने भी जल्दी से 2 निवाले खाए। दर्द इतना हो रहा था उसके शरीर में कि बस खाना जल्दी खत्म कर वो जाकर सोना चाहती थी। एक बार फिर से किचन का सारा काम निपटाकर सृष्टि अपने कमरे में आए और बेड के एक किनारे पर लेट गई। अभी मानव वहां पर नहीं था। वो घर के बाहरी एरिया में इधर उधर टहलते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो फोन पर बात करते हुए बोला, यार मैं कब से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने से कुशल की आवाज, यार वो बॉस है हमारी, तुझे लगता है वो तेरी बातों में आएगी? मानव चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोला, उसे तो मेरी बातों में क्या, मेरे जाल में भी फंसना होगा। आज मैंने उसके लिए जो पार्टी अरेंज की थी, उसके बाद तो वो मुझसे पक्का इम्प्रेस हो गई होगी। अब वो बस किसी तरह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ये सृष्टि रहेगी घर पर और मैं रहूंगा बाहर मिस ख्याति के साथ। कुशल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, कहीं ऐसा ना हो तेरा ये ख्वाब रह जाए। प्रपोजल एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, कहीं वो तुझे जॉब से ना निकाल दे। और यार कम से कम सृष्टि भाभी के बारे में तो सोच। उसकी बात सुनकर अब मानव बुरी तरह से चिढ़ गया।
उसने गुस्से से कहा, फालतू बकवास करके मेरा मूड मत खराब कर। उसकी तो शक्ल ही इतनी मनहूस है कि मेरा देखने तक का मन नहीं करता, इसीलिए तो मेरा दिल मिस कर ख्याति पर आ गया, वरना अगर मेरी बीवी ही मुझे खुश करती तो मुझे किसी और लड़की की जरूरत ही क्या थी। कुछ देर और कुशल से बात करने के बाद मानव ने फ़ोन काटा और वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही जब उसकी नज़र बेड पर सो रही सृष्टि पर गई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने तुरंत एक झटके से सृष्टि को उठाया तो सृष्टि हड़बड़ा गई। वो काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। मानव गुस्से से उसे देखते हुए बोला, आज फिर से तेरा ड्रामा शुरू हो गया। तुझे पता है ना रात को कमरे में आते ही मुझे क्या चाहिए, लेकिन तू जानबूझकर सोने का ड्रामा करती है। सृष्टि कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीमे से बोली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने वो सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव उसके चेहरे पर झुका और उसके गालों को कसकर उंगलियों से पकड़ते हुए बोला, थोड़ी देर पहले क्या? तुझे अब दोबारा हाथ लगाऊंगा तो घिस जाएगी क्या तू? तू बीवी है मेरी, तेरे जिस्म पर हक है मेरा। मैं जब चाहूं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं और तू मुझे रोक नहीं सकती। ये बोलते हुए मानव अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। सृष्टि को अपने बदन में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही मानव ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और बिस्तर पर उसे बुरी तरह से नोचा भी था। अब उसमें और दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो मानव को रोकती उससे पहले ही मानव उसके ऊपर झुका और उसके गाल को अपने होठों और दांतों से नोचने लगा। सृष्टि बस बिस्तर पर छटपटाती रह गई और मानव जब संतुष्ट हो गया तो अपनी जगह पर जाकर सो गया। उसके सोने के बाद सृष्टि ने खुद को समेटा नहीं बल्कि यूं ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखें सीलिंग की तरफ थी और उसकी आंखों के किनारों से आंसू लगातार बहते रहे। ना जाने कितने घंटे वो यूं ही रोती रही और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले ही उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त, इतनी तेजी से तो घड़ी नहीं भाग रही थी जितनी तेजी से सृष्टि भाग रही थी। उसने जल्दी से अपने रसोई के सारे काम निपटाए और फिर कमरे में आई क्योंकि मानव को कपड़े निकाल कर देने थे। तभी मानव सृष्टि की तरफ देखते बोला, आज तो तुझे तनख्वाह मिलेगी ना? सृष्टि ने मानव की तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ आज मिल तो जानी चाहिए। मानव उसके पास आया और उसे देखते हुए सर्द लहजे से बोला, मिल तो जानी चाहिए नहीं, मिल ही जानी चाहिए। और ये बता, तेरा बॉस तुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता क्या एक्स्ट्रा काम के? बॉस को थोड़ा खुश रखा कर, तुझ पर मेहरबान रहेगा तो 2 पैसे ज़्यादा ही बनेंगे। ये बोलकर मानव अपने वॉशरूम में चला गया और सृष्टि उसकी बात का मतलब समझती रह गई। कुछ देर बाद सृष्टि बस स्टैंड पर थी और अपनी बस का इंतजार कर रही थी। न जाने वो कौन से ख्यालों में खोई हुई थी कि बस उसके सामने आकर रुकी, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक जब बस जाने लगी तो सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आए और जाती हुई बस को देखकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। रागिनी भी हैरान थी कि सृष्टि बस पर चढ़ी क्यों नहीं। उसने बस स्टैंड पर खड़ी सृष्टि को नहीं देखा था। सृष्टि लगातार बस के पीछे भागे जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी जो उसे बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, उसके ड्राइविंग सीट पर बैठे एक शख्स की नज़र सड़क पर दौड़ रही सृष्टि पर गई। सृष्टि को देखकर ही जैसे उस शख्स की धड़कन तेज हो गई थी। सृष्टि का अचानक से ही पैर लड़खड़ाया और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और अगले ही पल बेहोश हो गई। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और तेजी से सृष्टि की तरफ दौड़ा। सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन बिना अपनी जान के परवाह किए वो शख्स सड़क पार करते हुए सृष्टि की तरफ पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर गिरी हुई सृष्टि पर गई, उसका दिल धकसा रह गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां पर खड़े किसी इंसान को कुछ समझ नहीं आया और साथ ही साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे प्रलय के साथ बैठे हार्दिक की आंखें भी बस फटी की फटी रह गई। प्रलय एकटक सृष्टि को देख रहा था। उसने जल्दी से सृष्टि को अपनी गोद में उठाया। 19 साल की मासूम सी सृष्टि उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह समा गई। प्रलय उसकी एक झलक से ही उसे पहचान चुका था और अब जब सृष्टि उसकी गोद में थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद का दिल उसके हाथों में हो। सृष्टि के चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। हार्दिक जल्दी से प्रलय के पास आया और उसके कंधे पर अपने हाथ रख कर बोला, थैंक गॉड यार, आज तूने एक जान बचा ली, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये लड़की जिस तरह से सड़क पर भाग रही है, इसे कुछ हो ना जाए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, प्रलय राणा के होते हुए अगर उसकी यूनिवर्स को हवा भी छू जाए तो प्रलय राणा दुनिया में प्रलय ले आएगा। प्रलय की बात सुनकर हार्दिक हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय की गोद में जो लड़की है वो वही लड़की है जिसे प्रलय पिछले 2 साल से ढूंढ रहा है। प्रलय जल्दी से गाड़ी की तरफ लेकर आया और उस गाड़ी में बैक सीट पर लेकर बैठ गया। हार्दिक ने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। प्रलय बस सृष्टि को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जन्नत उसके सामने हो।
उसके होठों पर मुस्कुराहट भी आ रही थी और साथ ही साथ सृष्टि की हालत देखकर उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। सृष्टि ने अपना दुपट्टा इस तरह से लिए हुआ था कि उसके जख्म प्रलय को दिखाई नहीं दे रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि प्रलय का सारा ध्यान बस सृष्टि के चेहरे पर था, इसीलिए उसने उसके बाकी के जिस्म को देखा ही नहीं। सिटी हॉस्पिटल। प्रलय ने सृष्टि को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगे। सृष्टि का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि भले ही वो सिर्फ उसके ऊपरी जख्मों को चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें शुरुआती चेकअप से ही पता चल रहा था कि सृष्टि सिर्फ बेहोश नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसके बदन पर हुए जख्म साफ बता रहे थे कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और साथ ही साथ लेडीज डॉक्टर ने यह भी डिक्लेयर कर दिया था कि उसके साथ बहुत ही क्रुएलिटी होती है, ऐसी क्रुएलिटी जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ना जाने उसने क्या क्या सोच रखा था कि जब भी उसकी यूनिवर्स उसे मिलेगी तो वो उसे ऐसे प्रपोज करेगा, वैसे प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल वो सृष्टि से कुछ बोल ही नहीं पाया था। तभी हार्दिक उसके पास आया और बोला, तो क्या सोचा है, कैसे करेगा अपनी यूनिवर्स को प्रपोज? उससे अपने दिल की बात कैसे कहेगा? हार्दिक की बातें सुनते हुए प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो कुछ बोलता उससे पहले इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। प्रलय डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या अब मैं अपनी यूनिवर्स से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने उसके सवाल पर कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि फिलहाल उनका ध्यान सिर्फ उन बातों पर था जो वो प्रलय को बताने वाले थे। प्रलय वार्ड के अंदर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने उसे रोका और बोले, मुझे आपके साथ पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है मिस्टर प्रलय राणा, प्लीज़ आप मेरे केबिन में आइए। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन वो सब बाद में भी तो डिस्कस हो सकता है ना डॉक्टर, पहले मुझे प्लीज़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रलय को दिल बैठने लगा। डॉक्टर एकदम सीरियस होकर बोले, नहीं मिस्टर राणा, शायद पहले आपके लिए वो बातें जानना जरूरी है, और वैसे भी अभी पेशेंट को होश नहीं आया है। प्रलय का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वही हार्दिक भी डॉक्टर के एक्सप्रेशंस देखकर हैरान था। क्या रिएक्शन होगा प्रलय का जब उसे पता चलेगा सृष्टि की हालत के बारे में? क्या अपना पाएगा प्रलय सृष्टि को उसकी शादी का सच जानने के बाद? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय ऑब्सेसिव लवर। सब्सक्राइब माय चैनल RG नॉवल स्टोरी, लाइक शेयर एंड कमेंट।